तो अभी तक हम अब इस चैप्टर में अब नई चीज ये सीख ली हमने। क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिकल को देखकर कि भाई ऐसा क्या है अम्ल और क्षारकों में कि वो दोनों ही विद्युत के चालन को बढ़ा दे रहे हैं। आंसर है आयंस। दोनों के पास ही आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन? जो अम्लों में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, धनायन H प्लस आयन। अम्लों में कौन सा आयन पाया जाता है? H प्लस आयन। और जो क्षारक होते हैं उनमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, OH माइनस। OH माइनस। क्षारकों में धनायन पाया जाता है H प्लस, और सॉरी, अम्लों में धनायन पाया जाता है H प्लस, और क्षारकों में माइनस ऋणात्मक आयन पाया जाता है OH माइनस। ये दोनों ही आयन जो है वो विद्युत का चालन करने में मदद कर देते हैं। तो ये इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि ग्लूकोज और अल्कोहल विलयन का विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसा देखा था, ग्लूकोज मतलब शक्कर डाली थी। शक्कर एक्चुअली कुछ नहीं है, वो बेसिकली ग्लूकोज ही है। तो शक्कर डाली थी हमने अगर, तो वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्लीय में उपस्थित होकर आयनों द्वारा होता है। अम्लों में H प्लस तथा ऋणायन जैसे HCl में HCl माइनस, HNO3 में NO3 माइनस, COH में OCOO माइनस, H2SO4 में SO4 2 माइनस होते हैं। चूंकि अम्लों में उपस्थित धनायन H प्लस आयन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो एक प्रैक्टिकल और है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लों में H प्लस आयन पाया जाता है, ये तो हमने आज की सीख है, ये तो हमने सीखा ही है। अम्लों में H प्लस आयन पाया जाता है और क्षारकों में OH माइनस। और इन दोनों आयनों के कारण ही दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं, बहुत अच्छा चालन करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर सीखी कि अम्ल को यदि विलयन में घोलें तो वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है। अम्ल को यदि विलयन में घोलेंगे तब ही वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारकों का उपयोग फिर अलग अलग परिणामों को क्या करते हैं, तो इसमें भी हमारे विद्युत का चालन होगा। सीखने वाली बात यह है कि यदि मैं एक प्रैक्टिकल देखो, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया हुआ है इन्होंने। इस प्रैक्टिकल में क्या किया हुआ है, एक परख नली ली और उस परख नली में सोडियम क्लोराइड लिया। क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, बोले तो नमक, NaCl। NaCl लिया और NaCl में क्या डाला? NaCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। नहीं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। यहाँ पर क्या लिया? नमक लिया और उस परख नली में एसिड डाला, H2SO4। ठीक, जैसे ही डाला H2SO4, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी और एक गैस बनेगी। अपन ने क्या करा, ऊपर से एक कॉर्क से इस परख नली को बंद कर दिया और उसमें एक नली लगा दी। तो इसमें रिएक्शन होगी और यहाँ बनेगा सोडियम सल्फेट लवण, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl। HCl गैस के रूप में प्राप्त होगी, सोचो। तो ये जो गैस निकलेगी ना इसमें से, वो हाइड्रोजन क्लोराइड होगी, HCl गैस होगी। HCl हम जानते हैं ना अम्ल होता है। तो होना क्या चाहिए, इसको नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना चाहिए, इस गैस को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं करती है। इस प्रैक्टिकल को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आएगा। प्रैक्टिकल में क्या किया हमने, नमक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो एक HCl गैस बनती है। उस गैस के आगे हम लिटमस पेपर लाते हैं नीला। चूंकि HCl अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को लाल करना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो गैस के फॉर्म में है। उसी लिटमस पेपर को यदि मैं गीला कर दूंगा और फिर परख नली के सामने ले जाऊंगा, तो अब नीले को लाल कर देगी वो। क्यों? इस प्रैक्टिकल से निष्कर्ष क्या निकलता है, अम्ल तब ही अम्ल होगा जब वो जल में होगा या विलयन में होगा। अम्ल का व्यवहार या क्षारक का व्यवहार क्षारीय, अम्ल का व्यवहार अम्लीय तब ही होगा जब वो जल में होंगे। अगर वो जल में नहीं है तो वो ना अम्ल होंगे ना क्षारक होंगे। इसको इस तरह से समझो कि जस्ट अभी हमने बात करी कि अम्लों में H प्लस आयन पाया जाता है और क्षारकों में OH माइनस आयन पाया जाता है।
आपने जब इसमें ऊपर वाले प्रैक्टिकल में पानी में वो मिलाया था तभी विद्युत का चालन हुआ था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पानी की जगह नमक भर देता तो क्या ये बल्ब विद्युत का चालन करता? नहीं करता। अगर मैं इसमें HCl गैस भर देता तो भी ये विद्युत का चालन नहीं करता। अगर मैं इसमें NaOH जो कि क्रिस्टल के रूप में पाउडर के रूप में आता है वो पाउडर भर दूंगा यदि, तो भी ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। मतलब अम्ल अम्लीय कब होगा? जब वो पानी में होगा। क्षारक क्षारकीय कब होगा? जब वो पानी में होगा। बात समझ रहे हो? ऐसा क्या हो रहा है पानी में? तो ये टॉपिक निष्कर्ष निकालता है कि ये जो अम्ल होते हैं वो पानी में घोलने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जब क्षारकों को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, और इन आयनों के कारण ही ये अम्लीय कहलाते हैं या ये क्षारकीय कहलाते हैं। अगर हम इस प्रैक्टिकल में HCl गैस गैस बन रही थी उसके सामने लिटमस पेपर लाएंगे तो वो कलर चेंज नहीं करती, लेकिन लिटमस पेपर को गीला कर लेते हैं और HCl को प्रवाहित करते हैं तो वो लिटमस पेपर नीले को लाल कर देगा, क्योंकि अब HCl अम्ल के रूप में काम करेगा उस पर। क्यों? क्योंकि वो लिटमस पेपर पे पानी है, नमी है। ये प्रैक्टिकल जब भी करवाता हूँ बच्चों को तो ये सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि नीले लिटमस पेपर को HCl गैस लाल कर देती है। रीजन रहता है लिटमस पेपर जो हमारे होते हैं ना वो नमी पकड़ लेते, सोख लेते, कागज जो है ना नमी सोख लेता है। और ज्यादातर ये प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में आता है और वो क्लासेस शुरू होने का ही दौर रहता है। ये प्रैक्टिकल गर्मियों में करने का है जब नमी कम होती है वायु में। जैसे ही वो करवाता हूँ तो वो पचका हो जाता है भाई, हाइड्रोजन जो HCl गैस निकलती है वो नीले को लाल कर देती है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा हो जाता है नमी के कारण। HCl गैस नमी। अब मुझे मालूम है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बेफिक्र रहो, इसका एक क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये याद रखना है कि अम्ल में कौन से आयन होते हैं? H+ आयन। क्षारकों में कौन से आयन होते हैं? OH- आयन। है ना? ये बिल्कुल बहुत हद तक याद रखना है आपको। उसके बाद अम्ल अम्ल तभी होता है, अम्ल का व्यवहार अम्लीय तभी होता है जब वो विलयन में घोला जाता है, किसी भी विलयन में, पानी में हो या किसी भी विलयन में। अम्ल तभी अम्लीय व्यवहार करेगा जब वो किसी विलयन में होगा, क्योंकि विलयन में उपस्थित, जैसे ही विलयन में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ऐसे ही क्षारक भी OH- आयन करता है, तभी वो क्षारकी कहलाएगा। अगर सूखी अवस्था में क्षारक है तो वो क्षारकी कहलाएगा ही नहीं। है ना? वो ना विद्युत का चालन कर पाएगा, ना वो लिटमस पेपर को चेंज कर पाएगा। आप खुद सोचो, मेरे पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर है, उस पाउडर में मैं लाल लिटमस पेपर डालता हूँ, तो क्या वो लाल को नीला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पाउडर के फॉर्म में वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता, ना ही वो लिटमस पेपर को चेंज कर सकता, क्योंकि वो क्षारक है ही नहीं। लेकिन उसी को यदि मैं पानी में घोल दूंगा तो वो क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। तो सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर टीचर्स के लिए लिखा हुआ है, यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। तो जो कैल्शियम क्लोराइड की शुष्क नली नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है, इसके कारण से वो HCl गैस जो है नीले रेड पेपर को लाल कर देता है। एक बात याद रखो, अम्ल और क्षारक अगर सूखी हुई अवस्था में है तो वो अम्लीय है ही नहीं, वो क्षारकीय है ही नहीं। जब तक उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, जब तक कोई विलयन नहीं मिलाएंगे, तब तक वो अम्लीय नहीं कहलाएगा, तब तक वो क्षारकीय नहीं कहलाएगा। बस इतना याद रख। अगर इतना याद रहेगा तो फिर ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है? यहाँ पर क्षार की डेफिनेशन आ जाती है, तो क्षार की डेफिनेशन याद रखिएगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सॉरी, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। है ना? इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसे ही ये भी बन सकता है, सभी क्षारक जल में घुलनशील खालिस्तान होते हैं। इधर खालिस्तान छोड़ देगा बस, वो होते हैं कि नहीं होते? तो नहीं होते, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, कुछ अघुलनशील भी होते हैं। जो घुल जाते हैं क्षारक उनको हम क्षार क्षार कहते हैं। यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रोसेस है जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ एक साइन बना हुआ है जो कि हमको केमिकल पे देखने को मिलता है, ये जनरल नॉलेज का बात है। इसका मतलब है कि एसिड से दूर रहना चाहिए, एसिड हाथ पे नहीं पड़ना चाहिए। ये जो है चेतावनी रहती है, चेतावनी साइन है कि ये अगर हाथ पर गिर जाएगा तो हमको जलन हो सकती है, डर डर लग सकता है।
अब इसमें एक और प्रैक्टिकल है, एक आएगा, हम जब लैब में यूज करोगे ना आप, तो बार बार, जैसे अपन HCl यूज करते हैं ना, HCl या H2SO4, दो अम्ल यूज करते हैं सबसे ज्यादा लैब में। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा H2SO4, है ना। जब भी हम यूज करेंगे ना, हम कभी भी, तो होगा क्या, आपसे पूछा जाएगा, ठीक, HCl में भी कौन सा अम्ल चाहिए, तो दो प्रकार के होते हैं, तनु और शांत, तनु और शांत, ये भी दो, एसिड हो या क्षार हो, दोनों ये दोनों प्रकार के होंगे, तनु या शांत। अब ये तनु या शांत में क्या होता है, सिंपल सी बात है, तनु मतलब होता है पतला, कम क्रियाशील, और शांत मतलब हो जाएगा गाढ़ा, ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील। तो यदि हमारे पास कोई गाढ़ा लिक्विड है तो वो सांद्र कहलाएगा, तेज भी रहेगा, जाहिर सी बात है। तनु मतलब थोड़ा सा पतला होगा, ऐसे ही H2SO4 भी, तनु मतलब थोड़ा सा पतला, कम क्रियाशील, सांद्र मतलब गाढ़ा और ज्यादा क्रियाशील, सिंपल सी बात है ना। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि मान लीजिए मेरे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 है, और मुझे इसको पतला करना है, तनु बनाना है, तो मुझे पानी मिलाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए मुझे, एक बीकर में सल्फ्यूरिक अम्ल लूं, उसमें पानी डाल दूं, या फिर एक बीकर में पानी लूं और उसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल डालूं। दोनों चीज समझे क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला करना है, पतला करना है तो पानी मिलाना पड़ेगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं एक बीकर में सल्फ्यूरिक अम्ल लूं, H2SO4 लूं, और उसमें पानी मिला दूं। नॉर्मली हम सब्जी बनाते हैं तो पतला करने के लिए ये देते हैं, दाल को पतला करना है पानी डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला करना है पानी डाल दो। नहीं, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालोगे तो वो उछलकर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, इसीलिए हम पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के धीरे धीरे उसको मिलाते रहते हैं। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करा जाता है, पतला किया जाता है, तो हमेशा ये क्वेश्चन भी बनता है, हमेशा ये याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालना है, वो उछल कर तुम्हारे ऊपर आएगा, पूरा चेहरा खराब हो जाएगा, फिर शादी नहीं होगी, है ना, सॉरी। लेकिन अगर एसिड में पानी डालोगे तो यही होने वाला है, वो उछल कर आपके ऊपर आएगा। हाँ, अगर पतला करना है तो क्या करो, एक बीकर में पानी ले लो और थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालते जाओ और उसको मिक्स करते जाओ। इसका ही एक प्रैक्टिकल देख लो, किसी व्यक्ति ने तो करा ही होगा कि H2SO4 पानी में डाल दिया होगा। अगर करोगे तो क्या होगा, उसका निष्कर्ष देख लो। बोल रहा है कि हमेशा पानी में एसिड मिलाओ, एसिड में पानी मत मिलाओ। तो इन्होंने क्या करा, एक बीकर में एसिड लिया हुआ है, अब इसमें पानी मिलाने वाले हैं, देखते क्या होता है। एसिड लिया हुआ है बीकर में, ध्यान रखना, बात क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। बीकर में लिया हुआ है एसिड और उसमें डाल रहे हैं पानी। कुछ तो नहीं हुआ, कुछ प्रैंक कर लिया क्या। मैंने ऑडियो बंद कर दी थी, पता नहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। दूसरा वीडियो देख लो। एसिड में पानी डालने पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है, और उसके कारण से वो एसिड हम पर आ सकता है, इसलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। पतला करना है तो पानी में एसिड हल्का हल्का मिलाते जाओ, और उसको मिलाते जाओ। ये और 10 मिनट का वीडियो कौन देखेगा यार, हमें छोटा वीडियो चाहिए। इतना टाइम थोड़ी ना है, पूरी क्लास 10 मिनट 30 मिनट की तो क्लास होती है, उसमें भी अगर हम
1 मिनट का है, ये वाला सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को निकालेंगे अगले साल तक। इतना क्यों अटक रहा है, मेरे सामने ही अटक रहा है तो तुम लोग को तो फिर क्या ही दिख रहा हो। चलो कम से कम कुछ तो याद रहेगा कि हमको एसिड में पानी नहीं मिलाना है। एसिड में पानी डाल रहे हैं। ये देखो कितनी तेज मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ज्यादा पानी डाल दिया भाई साहब। रिएक्शन तेज करने के लिए उन्होंने कुछ डाला हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्र अभिक्रिया होती है। और बीकर टूट सकता है, बीकर टूट सकता है और उछल कर आपके ऊपर भी आ सकता है। तो पता नहीं क्या दिखाया है इनने। चलो मेरे ख्याल से समझ गए हो तुम, वीडियो नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाने का है। अगर एसिड में पानी मिलाओगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, एसिड आपके ऊपर आ सकता है, आप जल सकते हो। इसलिए ये चेतावनी साइन लिखा रहता है। तो तनु करते हुए समय जब भी हमको पतला करना है अगर एसिड, तो हमेशा हम पानी लेंगे, उसमें हल्का हल्का एसिड मिलाते जाएंगे और उसको घोलते जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर एसिड में पानी डाल देंगे तो वो उछलकर हम पर आ सकता है, इसलिए ये चेतावनी साइन बना रहता है एसिड पे। एसिड पे हमेशा ये वाला चेतावनी साइन बना रहता है, बस यही सावधानी के लिए दिया हुआ था ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, पीएच पैमाना। है ना, 2.3 पर पहुंच चुके हैं। पीएच पैमाना क्या होता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। मैं पेंट स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन लिखते जाता हूँ और साथ ही साथ जो है एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। रियलिटी में देख लो पीएच पैमाना होता कैसा है। इस प्रकार की पट्टी जैसी आती है। और पीएच पैमाना, ये अलग अलग कलर क्या दिखा रहे होते हैं, अम्ल और क्षारक, है ना। पीएच पैमाने पर अगर कोई का पीएच पैमाना 7 है तो वो उदासीन है। जैसे जो आसूत जल होता है ना, वो उदासीन होता है, उदासीन। और जैसे जैसे 7 से पीएच कम होता जाता है तो वो अम्ल बनता जाता है। और जैसे जैसे 7 से पीएच ज्यादा होता है तो वो क्षारक बनता जाता है। जितना कम पीएच होगा, जैसे मान लो 0.1 होगा तो ये बहुत ज्यादा तेज अम्ल होगा। अगर 2 पीएच है और 4 पीएच है, दो दो अम्ल है हमारे पास, एक का पीएच 2 है, एक का 4 है, इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैं, तो वो ज्यादा तीव्र होगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, देखो नीचे नाम लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है जठर रस। जठर रस एक्चुअली हमारे पेट में से निकलता है, पेट के पाचन के लिए जरूरी होता है जठर रस। उसका पीएच कितना होता है, 1.2। खतरनाक तेज होता है। पेट में जो एसिड बनता है ना, उसका पीएच 1.2। नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2.2, है ना। और फिर उसके बाद शुद्ध जल और रक्त, दोनों उदासीन प्रकृति के होते हैं। रक्त का 7.4 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा क्षारकीय प्रकृति का है ना, लेकिन लगभग उदासीन ही आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10 होता है पीएच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब ये पढ़ोगे नहीं तो पता ही नहीं होगा, इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख लेना, आज का ये नया केमिकल हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा, 14, NaOH, प्रबल क्षारक, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे जठर रस और नींबू में से कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आप बोलोगे जठर रस, 1.2। अगर आपसे कोई पूछे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से ज्यादा क्षारकीय कौन है, तो आप बोलोगे NaOH। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही ज्यादा क्षारकीय हो, है ना। तो पीएच पैमाना क्या दिखा रहा है हमको, पीएच पैमाना दिखा रहा है अम्ल कितना अम्लीय है, क्षारक कितना क्षारकीय है। बस सिंपल सी भाषा में पीएच पैमाना क्या बता रहा है हमको, अम्ल कितना अम्लीय है और क्षारक कितना क्षारकीय है, यही हमको कोई पीएच पैमाना दिखा रहा हो। सिंपल सी बात, है ना। तो याद रखने वाली चीज है, अम्ल कितना अम्लीय है,
क्षारक कितना क्षारकीय है, यही हमें पीएच पैमाना दिखाता है। और इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरह से लिखेंगे। आज केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी चीजें कल देखेंगे। पीएच पैमाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में यही पूछा जाएगा अगर आएगा। पीएच पैमाना, डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, नीचे वाली लाइन से लिख देता हूं मैं। कोई अम्ल कितना अम्लीय है, या कोई क्षारक कितना क्षारकीय क्षारकीय है, ये ज्ञात करने के लिए, ये इस क्वेश्चन को स्पेशली किसी पेज पर लिख के रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। पीएच में पी का अर्थ कुशांश, लिखवाओं के नहीं, कुशांश होता है, जो जर्मन भाषा से लिया गया है। अर्थात पीएच का अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पुशांश ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पुशांश जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। और किसकी? एच की शक्ति। एच मतलब हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की शक्ति, कोई अम्ल कितना अम्लीय है या कोई क्षारक कितना क्षारकीय है, ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना विकसित किया गया है। पीएच में पी का अर्थ है पुशांश होता है, जो जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है शक्ति। अर्थात पीएच का अर्थ होगा हाइड्रोजन की शक्ति। इसी के साथ एक लाइन और लिखोगे, ये पुरानी बुक की डेफिनेशन है, आप चाहो तो अथवा करके लिख सकते हो। यहीं पर दूसरी पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाएगी, अथवा किसी, ये पुरानी बुक की डेफिनेशन है, किसी विलयन, दोनों ही याद रखना है, विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक ऋणात्मक लघुगणक होता है। अभी लघुगणक क्या है? लॉग मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है जो यूज की जाती है कई मान निकालने के लिए, है ना। किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। अर्थात ये चीज आखिरी में लिखोगे, पीएच बराबर से, फॉर्मूला था ये पुराने बुक में लिखा हुआ था, नई बुक में हटा दिया, पीएच बराबर से माइनस लॉग ब्रैकेट में एच प्लस एच
अरे यार वो हवा में कन्वर्ट हो जा रहा है। H प्लस, प्लस ऊपर लिखना पड़ेगा। ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। कोई अम्ल कितना अम्लीय है या कोई क्षारक कितना क्षारकीय है, ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना विकसित किया गया। पीएच में पी का अर्थ है पुषांश, जो जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति। अर्थात पीएच का अर्थ होगा हाइड्रोजन की शक्ति, अथवा किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। अर्थात पीएच बराबर से माइनस लॉग एच प्लस, है ना। तो अपन इस फॉर्मूले से भी पीएच मान निकाल सकते हैं। इसमें लॉग आया है, लॉग को हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। एक्चुअली में लॉग का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, है ना। लॉग के कुछ मान होते हैं जो कि आप मेरे ख्याल से अब 12th में भी हटा दिया गया है, तो ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, बहुत कम यूजफुल था वो, इसलिए उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, नकार दिया गया है ना। इसलिए अपन को डेफिनेशन, अगर आपको ये याद नहीं भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वाली भी याद कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद जो है एक चीज और दिखा रहा हूं मैं, वो लिखना है। अम, ये चाहो तो वीडियो से लिख लेना, चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये लिखा हुआ होना चाहिए। पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पर जीरो से 14 तक अंक लिखे होते हैं, लिखे होते हैं। 7, यदि किसी विलयन का पीएच, यदि किसी विलयन समझते हो ना, लिक्विड, किसी विलयन का पीएच 7, अरे यार हिंदी में लिखा जा रहा है, 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच, एच हमेशा कैपिटल बनाना है, किसी विलयन का पीएच पी छोटा, किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो वह विलयन क्षारकीय होता है। कहाँ लिखा रहा है, तो वह विलयन क्षारकीय होता है। 7 से कम होगा तो वो विलयन अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो विलयन क्षारकीय होगा। यदि पीएच 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। आसू जल उदासीन होता है, उदाहरण लिख देते हैं अपन एक। आसू जल उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच 7 होता है। ये लिखना पड़ेगा आपको। अब भले ही आप ये वाली डेफिनेशन मत लिखो चाहो तो, ये पुरानी बुक की डेफिनेशन है, ये लिखना चाहोगे, गलत नहीं है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बस एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो ये पीएच पैमाने की डेफिनेशन हो गई, बहुत जरूरी है। अगर ये चीज याद नहीं होती है आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ये छोड़ सकते हो आप, है ना। अगर लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं। तो ये पीएच पैमाना हो गया। कोई अम्ल कितना अम्लीय है, कोई क्षारक कितना क्षारकीय, ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना विकसित किया गया। पीएच पैमाना में जो पी का अर्थ होता है वो होता है पुषांश, जो कि जर्मन का एक शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो टोटल इसका पूरा मतलब निकलेगा हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच पैमाना क्या दिखाता है, हाइड्रोजन की शक्ति दिखाता है। अथवा में डेफिनेशन याद रखोगे,
किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसी पे लिखा हुआ है, किसी विलयन का पीएच, इसी से लिखा हुआ है, किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ये माइनस लगा है ना, तो ऋणात्मक, लॉग मतलब लघुगणक। तो ये डेफिनेशन इसी से बनी हुई, किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है ना। और पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक अंक होते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम होता है, आप कॉमा पर ध्यान रखो, मैंने कॉमा इस्तेमाल किए हैं बहुत जगह जगह पर, फुल स्टॉप की जगह पर। ये लिखने का तरीका है, आपको लिखना आना चाहिए ये चीज। कॉमा कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ का सा ठहराव ले रहे हैं ना, पीएच के बाद डायरेक्ट 7 लिखना सही नहीं होगा। या तो आप बराबर लिखो, पीएच बराबर से 7 होता है या 7 से कम होता है, तो ऐसा लिखो, या फिर कॉमा लगा के, ताकि ठहराव आया उसमें। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारकीय होता है, यदि पीएच 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। आसुत जल उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच 7 होता है। ठीक है, तो ये पीएच पैमाने की डेफिनेशन है। कल अपन डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करेंगे और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करेंगे, सॉरी महत्व भी देखेंगे इसके, और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है पीएच का वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आखिरी आखिरी में कम हो गए हैं बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूँ लगातार, जस्ट अभी कर दे रहा हूँ। अगर आपकी मिस हुई है क्लास किसी वजह से, देख नहीं पाए हो, अटक पाए हो, जितना पोर्शन मिस हो गया है 2x स्पीड पर यूट्यूब पे वीडियो लगाओ और फटाफट उस पोर्शन पे पहुंचो, देखो, खत्म करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर 6 बजे ही मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।